हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो वेलकम टू अनदर सेशन। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू जा रहे हैं हमारी डिस्कशन दैट इज ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, कैपिटल बजटिंग बोलते हैं प्यार से। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मैंने कुछ बेसिक बेसिक पार्ट आपको करवाया था। एक टेक्निक हम लोगों ने कर ली थी जिसका प्यारा सा नाम था ARR। उसके बाद मैंने कहा था अगली जितनी भी टेक्निक्स हैं वो किस चीज के ऊपर बेस्ड हैं, वो कैश फ्लोज के ऊपर बेस्ड हैं। मतलब क्या सर, कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज के ऊपर बेस्ड है। तो उसके बारे में भी चर्चा हम लोगों ने कर ली थी कि कैश इनफ्लोज में क्या है, कैश आउटफ्लोज में क्या है। राइट, तो वो सब चर्चा हम लोगों ने यहां पर कर ली थी और फिर कहा था कि वर्किंग कैपिटल है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। अगर हमारे पास सेल ऑफ एन एसेट है तो उसको हम लोगों ने कैसे ट्रीट करना है। ये सब चीजों के ऊपर हम लोगों ने बात कर ली थी सर लास्ट वीडियो में। ठीक है, सेल ऑफ एसेट को बहुत ध्यान से ट्रीट करना है। अब ARR के बाद हमारे पास जो बाकी टेक्निक्स हैं वो क्या कहती है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट टेक्निक जो हमारी है दैट इज पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड बड़ी ही सिंपल टेक्निक है। पे बैक पीरियड क्या कहता है, पे बैक पीरियड हमें यह बताता है कि आज जो हमने पैसा लगाया है, हमने इन्वेस्टमेंट की है पॉकेट से, तो उसकी रिकवरी भी तो चाहिए। कितने साल में हम वो पैसा रिकवर कर पाएंगे। रिकवरी कहां से होगी सर, उस इन्वेस्टमेंट से हम कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे। मान लो प्लांट एंड मशीनरी में आपने इन्वेस्ट किया है, 10 लाख रुपए की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है। किस एम से खरीदी है कि उस प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे, मार्केट में बेचने से पैसा आएगा। यही तो मोटिव था। तो सर वो पैसा कितने साल में आएगा कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकें। ये तो नहीं है कि पैसा 100 साल लग जाएगा सर, 100 साल तो हम खुद नहीं जिंदा रहेंगे, है कि नहीं। तो 100 साल तो नहीं लगना चाहिए। तो पे बैक हमें पीरियड क्या बताता है, टाइम इन द नंबर ऑफ ईयर्स टू रिकवर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फ्यूचर कैश फ्लोज। किसकी बात कर रहे हैं सर, कैश फ्लोज की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि अगर तो इक्वल कैश फ्लोज है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमने जीरो पीरियड पे 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, उसके बाद अगले आने वाले 5 साल के लिए हमें हर साल 2 लाख रुपए के कैश फ्लोज हो रहे हैं। मतलब क्या, CFAT क्या होता है सर, हमारा कैश इनफ्लोज। ये CFAT क्या होता है, ये होता है सर हमारे पास कैश इनफ्लोज। हमने उस दिन बात की थी, मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ CFAT की बात की थी सर, ये रहा। अगर आपको याद ना हो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था। ठीक है, तो मैंने कहा कि जीरो पीरियड पे इन्वेस्टमेंट की है जिसको हमने कैश आउटफ्लो बोला। अगले 5 साल हर साल मुझे 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख रुपए आ रहा है। राइट, तो ये 10 लाख रुपए मैं कितने साल में रिकवर कर लूंगा इस 2 लाख से सर, 5 साल लगेंगे। ठीक है ना, पहले साल 2 लाख रिकवर हो जाएगा, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख। सर 5 साल में ये पैसा 10 लाख रुपए जो पॉकेट से लगाया था वो मेरा रिकवर हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, बड़ा ही सिंपल है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोज। तो यहां पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है मेरी 10 लाख रुपए की और एनुअल कैश फ्लोज मेरे कितने के हैं, 2 लाख रुपए के। तो मतलब 5 साल में यह पैसा रिकवर हो जाएगा। राइट, दिस इज द केस जहां पर हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज हैं। सर अगर हमारे पास अनइक्वल कैश इनफ्लोज आ जाएं फिर क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनो। एक सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने कहा कि मान लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 7 लाख रुपए की है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है मेरी वो 7 लाख रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगले 4 साल में मेरे पास CFAT दे रखा है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख। अब मैं कैसे रिकवर करूंगा 7 लाख। अब वो वाला फॉर्मूला सीधा सीधा नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो वहां पर हमारा स्टेप रहता है कि हमें क्यूमुलेटिव CFAT कैलकुलेट करना है। क्यूमुलेटिव CFAT क्या कहता है सर, पहले साल में 1 लाख कमाया, अब दूसरे साल तक आपने टोटल कितना कमाया, पहले साल का प्लस दूसरे साल का। 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख कमाया, 1 लाख प्लस 2 लाख 3 लाख कमाया। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब पहला प्लस दूसरा। फिर जब तीसरे साल में किया तो पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में टोटल कितना कमाया है 3 साल तक, 6 लाख रुपए। चौथे साल में टोटल कितना, 4 साल में टोटल कितना कमाया सर, 10 लाख रुपए कमा लिया हमने। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा, हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, 7 लाख रुपए रिकवर करना है। तो 7 लाख रुपए, इसका मतलब है कि ईयर 3 और ईयर 4 के बीच में रिकवर होंगे कहीं ना कहीं। अगर 7 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो ईयर 3 और ईयर 4 के बीच में कहीं ना कहीं हमारी इन्वेस्टमेंट जो है हम लोग रिकवर कर पाएंगे।
3 साल से ज्यादा का समय लगेगा और 4 साल से कम का समय लगेगा, क्योंकि 3 साल तक हम लोग 6 लाख रुपए रिकवर करते हैं, 4 साल तक जाके 10 लाख रुपए रिकवर करते हैं, तो 7 लाख तो कहीं बीच में आएगा। तो मैंने कहा 3 इयर्स, सॉरी मैंने क्या कहा, मैंने कहा सर 3 इयर्स प्लस 3 साल से ज्यादा। अब हमने क्या कहा, हमने कहा टोटल कितना रिकवर करना था, 7 लाख। 3 साल में हमने कितना रिकवर कर लिया, हमने 6 लाख रिकवर कर लिया, तो बाकी का कितना बचा सर, 1 लाख ही तो और रिकवर करना है। वो जो 1 लाख रुपए और रिकवर करना है वो किस में से करोगे, वो चौथे साल की अर्निंग से। बहुत ध्यान से कि यहां पर क्यूमुलेटिव अर्निंग्स नहीं लेनी, यहां पर कौन सी, जो सिर्फ और सिर्फ 4th ईयर की अर्निंग्स है। ये 10 लाख में तो पहले साल की अर्निंग भी है, दूसरे की भी है, तीसरे की भी है, चौथे की भी है। मैंने कहा नहीं सर, ये जो 1 लाख रुपए यहां पर रिकवर करना है, 7 लाख में से 6 लाख तो हमने रिकवर कर लिया ना 3 साल तक, वो तो यहां 3 इयर्स ले लिया। 3 इयर्स के बाद अगले पीरियड में कितना पैसा और रिकवर करना है, सिर्फ 1 लाख रुपए। किससे रिकवर करोगे सर, ये जो चौथे साल की अर्निंग थी, जो 4th ईयर की अर्निंग थी, उसमें से हम लोग रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो पे बैक पीरियड आया 3.25 इयर्स। फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है सर, लॉजिक से चलो, आपको कोई फॉर्मूला रटने की, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। मैं हमेशा लॉजिक से चलता हूं सर, लॉजिक्स बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, उससे हमें भी मोटिवेशन रहती है। ठीक है, कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज इतना कर दो, सपोर्ट करो अपनी इस फैमिली को। चलो जी, तो ये था हमारे पास पे बैक पीरियड के ऊपर डिस्कशन कि अगर हमारे पास इक्वल कैश फ्लोज हैं तो क्या करना है, और अगर हमारे पास अनइक्वल कैश फ्लोज हैं तो हमें क्या करना है। राइट, अब ये जो 2 टेक्निक्स थी हमारे पास, ARR एंड पे बैक पीरियड, ये कौन सी टेक्निक्स थी सर, ये मैंने आपको बताया था। ये हमारे पास थी, आ जाओ सर, नॉन टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। ये वाली टेक्निक्स हम लोगों ने कर ली, हमने ARR कर लिया, हमने पे बैक कर लिया। राइट, अब अगला जो सेगमेंट है हमारा, दैट इज द टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स। अब ये टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स क्या है, टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती हैं। मतलब क्या सर, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, मैंने उस दिन भी थोड़ा सा समझाया था आप लोगों को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि समय के साथ पैसे की वैल्यू जो है वो बदल जाती है। आज अगर आप एक चीज 10 रुपए की खरीद सकते हो, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद हो सकता है कि वो चीज 15 रुपए की हो जाए। अब उसकी वैल्यू 10 रुपए नहीं रही, अब उस चीज को खरीदने के लिए आप 10 रुपए नहीं, आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि समय के साथ पैसे की जो वैल्यू है वो बदल जाती है सर। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स, दैट इज दे कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दीज टेक्निक्स कंसिडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी, ये टेक्निक्स जो है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करती है। राइट, अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी की कंसिडरेशन की कैसे जाती है, हमने कहा कि सर हमने 0 पीरियड पे इन्वेस्ट किया 10 लाख रुपए। अब कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था सर हमने 0 पीरियड पर बैठकर डिसीजन लेना है। हम यहां पर डिसीजन लेंगे सर, यहां पर हम बैठा हूं, ठीक है ना, ये बैठा है सर आदमी, ये बिजनेसमैन बैठा है, इसको डिसीजन लेना है। अब वो डिसाइड क्या कर रहा है कि भैया ऐसा है, मैं आज ना 10 लाख रुपए पॉकेट से लगाऊंगा, कल को मैं ये मान के चल रहा हूं पहले साल में 2 लाख, दूसरे में 2 लाख, तीसरे में 6 लाख, चौथे में 3 लाख रुपए आ जाएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। लेकिन साथ ही उसके अकाउंटेंट ने उसको रोका, कहता सर ऐसा है, जो कल का 2 लाख है ना, उसकी आज की डेट में वैल्यू कुछ और होगी, जो 2 साल बाद का 2 लाख है ना, उसकी आज की डेट में वैल्यू कुछ और होगी, जो 3 साल बाद का 6 लाख है ना, उसकी आज की डेट में वैल्यू कुछ और होगी, जो ये 4 साल बाद का 3 लाख है ना, इसकी आज की डेट की वैल्यू कुछ और होगी। वो कह रहे क्या वैल्यू होगी, जो बिजनेसमैन है वो कह रहे क्या वैल्यू होगी, कहता सर मैं अभी बताता हूं आपको। तो इसका मतलब क्या है, जब भी हम लोग बात करते हैं टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स की, तो हम कहते हैं कि जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, चाहे वो कैश आउटफ्लोज हैं चाहे वो कैश इनफ्लोज हैं, उनकी हमेशा निकालो क्या, प्रेजेंट वैल्यू, फिर उससे कंपेयर करो, फिर डिसीजन मेकिंग करो कि फायदा होगा या नहीं होगा।
ठीक है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज। कहता है जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है, मैंने वर्ड क्या यूज किया, कैश फ्लोज। इसमें आपके पास आउटफ्लोज भी आ सकते हैं और इसमें आपके पास इनफ्लोज भी आ सकते हैं। दोनों ही चीजें आएंगी, कैश आउटफ्लोज भी आएंगे और कैश इनफ्लोज भी आएंगे। सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, यह भी थोड़ा सा चर्चा का विषय है, यह भी थोड़ा सा बता दो। बहुत बढ़िया, आपने बचपन में एक फॉर्मूला सीखा था फ्यूचर वैल्यू निकालने का। क्या, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस वन, प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर। ठीक है, अब मैं क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं यहां पे ये प्रेजेंट वैल्यू निकालना चाह रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय वन प्लस आर। बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो आर मेरे पास क्या है, आर को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग रेट, आर को बोलते हैं हम लोग हर्डल रेट, आर को हम लोग बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं सर, फ्यूचर वैल्यू एक है, मैंने कहा कि सर एक साल के बाद, ये जीरो पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, यहां पे मेरे पास 1 रुपया जेब में है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि साहब जी ये 1 रुपए का ये प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी अगर मेरे पास आर जो है वो 10% है। अगर मेरे पास आर 10% है तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 1 रुपया। मैं तो यहां पर बैठा हूं ना सर, मैं तो यहां पर बैठा हूं, ठीक है, मैं तो यहां पर ये पकड़ कर बैठा हूं। तो मैंने कहा फ्यूचर वैल्यू क्या है, 1 रुपी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर क्या है 10%, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, तो ये वैल्यू आई 0.909। अब ये 0.909 मुझे क्या बता रही है, ये बता रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो 0.909। अब किसी भी का भी हमें अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.10, अगर 20% हो तो क्या करेंगे सर, 1 डिवाइडेड बाय 1.20। अगर डिस्काउंटिंग रेट 10% नहीं 20% है, अब क्या करोगे, अगर कैलकुलेटर पे आप इक्वल टू दबाओगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, जब आप इक्वल टू दबाओगे, उठाओ कैलकुलेटर साथ में, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 किया, मैंने एक बार दबाया तो क्या वैल्यू आई है 0.909। अब ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू बता रही है कि सर अगर एक साल के बाद, ये वैल्यू हमें बता रही है कि ये जीरो पीरियड था, ये पहला पीरियड था, यहां पे आपके पास अगर 1 रुपया है तो जीरो पीरियड की उसकी वैल्यू 0.909 है। सर अब मजे के लिए काम करो, एक बार और इक्वल टू दबा दो, बस और कुछ नहीं करना, बस एक बार और इक्वल टू दबा दो। ये वैल्यू क्या आई 0.826। अब ये 0.826 क्या बता रही है, ये बता रही है कि सर जी ये जीरो पीरियड था, ये फर्स्ट पीरियड था, ये मेरे पास सेकंड पीरियड था, तो ये वैल्यू मुझे बता रही है कि अगर 2 साल के बाद मेरे पास 1 रुपया होगा तो उसकी आज की डेट की वैल्यू जो है वो होगी 0.826। ठीक है सर, बड़ा मजा आ रहा है, एक बार और इक्वल टू दबा दो। मैंने कहा चलो एक बार और इक्वल टू दबा देते हैं। क्या वैल्यू आई 0.751। अब ये 0.751 क्या बता रहा है, 0.751 ये बता रहा है कि सर जी ये जीरो पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। मैंने कहा 3 साल के बाद अगर मेरे पास 1 रुपया है पॉकेट में तो उस 1 रुपए की आज की डेट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 0.751। ठीक है, तो 1 रुपए की आप 1 साल बाद 1 रुपया है उसकी आज की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 साल बाद है उसकी आज की डेट की निकाल सकते हो, 3 साल बाद है उसकी आज की डेट की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट रेट, 10% है तो 1.10, 20% है तो 1.20, 30% है तो 1.30, जितना भी परसेंट है, 15% है तो 1.15 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एक और एग्जांपल ले ली मैंने, क्या एग्जांपल ली, मैंने कहा जी जीरो पीरियड पे कैश आउटफ्लोज थे 10 लाख रुपए के, कैश इनफ्लोज मेरे पास हुए फर्स्ट पीरियड के एंड पे 1 लाख और सेकंड पीरियड पे 1 लाख, डिस्काउंटिंग रेट 10%। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूं, मैंने कहा जी इसकी प्रेजेंट वैल्यू बता दो और इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू बता दो। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ईयर 1 के कैश फ्लोज की, कहता 1 लाख था इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पीरियड एट 10%। दोबारा से बोल रहा हूं, लिखना है तो लिख लो। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर
of ₹1 at the end of the first period at 10%, वो क्या होगा सर? ये वाला, यही तो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 at the end of the first year discounted at 10%, तो उसको हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर एट 10%। तो 0.909 से मल्टीप्लाई किया तो 90,900, मतलब ये 1 लाख रुपए जो है इसकी आज की डेट की वैल्यू है 90,900 डिस्काउंटेड एट 10%। ठीक है, अगर 20% से करूंगा तो वैल्यू कुछ और हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से अगर ईयर 2 की निकालनी हो तो क्या होगा, 1 लाख रुपए इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ₹1 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर एट 10%। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा अगर सेकेंड ईयर के एंड में 1 रुपया है तो उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.826। तो इस 1 लाख को मैं 0.826 से मल्टीप्लाई करूंगा 82,600। तो ये 1 लाख जो मेरे पास 2 साल के बाद आया उसकी आज की डेट की वैल्यू क्या है, 82,600। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं सर, कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड फॉर द एंड ऑफ द ईयर। हम क्या बोलते हैं, अगर 1 साल के एंड में यहां पर 1 रुपया है, अगर 2 साल के एंड में 1 रुपया है, हमेशा एंड ऑफ द ईयर लेते हैं। सर अगर मिडल ऑफ द ईयर पे कैश फ्लोज हो, कभी नहीं होंगे आपके पास। अगर मिडल ऑफ द ईयर पे कैश फ्लोज है, आप प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, तो चिंता का विषय नहीं है, मिडल ऑफ द ईयर कभी नहीं आएगा। अगर सिर्फ कैश फ्लोज दे रखे हैं, हम हमेशा ही एज्यूम करते हैं कि वो कैश फ्लोज एट द एंड ऑफ द ईयर है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, या बिगिनिंग पे है या एंड है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम हमेशा ही एंड पे मान के चलेंगे। अब दूसरी चीज बड़ी मजेदार है। वो क्या कह रहे हैं सर, दूसरी चीज में ये कह रहे हैं कि मान लो कि ये 0 पीरियड था, ये फर्स्ट पीरियड था, ये आपका सेकंड पीरियड था। अब ये क्या बता रहा है, एंड ऑफ ईयर 1, ये बता रहा है एंड ऑफ ईयर 1, ये बता रहा है एंड ऑफ ईयर 2। अब यहां पर आपको बोल दे कैश इनफ्लो ऑफ 1 लाख रुपीज इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, अगर वो ऐसा बोल दे इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर नंबर 2, अगर ऐसा कुछ बोल दे वो, तो क्या करोगे, आपको बोले कैश इनफ्लो है, तो आप अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन से साल का लोगे, फर्स्ट ईयर का या सेकेंड ईयर का? सर यहां पर हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है ना फर्स्ट ईयर का लेंगे। सर ऐसा क्यों, सर सेकेंड ईयर का लेना चाहिए ना। गलत बात है सर, मैंने अभी पहले नोट में क्या कहा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इज टू बी कैलकुलेटेड फॉर द एंड ऑफ द ईयर। अगर कैश फ्लो किसी ईयर के बिगिनिंग में हो रहा है तो वो पिछले साल का एंड ही तो हो गया ना। अब कोई कैश फ्लो आपको 31 मार्च को हो रहा है, या कोई कैश फ्लो आपको 1 अप्रैल को हो रहा है, 1 अप्रैल को हो रहा है, क्या उसमें एक दिन में वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं ना सर। तो कौन सी वाली वैल्यू लोगे सर, ईयर 1 वाली वैल्यू लोगे, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज इसको मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या कहता है, इफ द कैश फ्लो इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड देन द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर द प्रीवियस पीरियड विल बी टेकन। ठीक है, अगर कोई कैश फ्लो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे है, जैसे 1 लाख बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 पे है, तो आप प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कौन सा लोगे, ईयर 1 का लोगे, पिछले साल का एंडिंग का लेंगे, राइट। एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द 0 पीरियड विल ऑलवेज बी 1। सिंपल है, राइट। तो ये टेक्निक है कि कैसे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब चलते हैं फटाफट से टेक्निक्स के ऊपर। तो अगली टेक्निक हमारे पास क्या आ रही है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। अब हमने पे बैक पीरियड पढ़ा था, मीनिंग लगभग सिमिलर है। क्या कि सर पे बैक पीरियड हमें वही कहता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम कितने टाइम में रिकवर कर पाएंगे। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी यही कह रहा है कि हम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसको कितने पीरियड में रिकवर कर पाएंगे, लेकिन यहां पर वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है। तो कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है, डिस्काउंटिंग रेट है 10% का, ईयर 1 ईयर 2 के आपको CFAT दे रखे थे। तो पे बैक पीरियड में हमारा स्टेप क्या होता था, CFAT के बाद हम लोग क्यूमुलेटिव CFAT निकालते थे, लेकिन यहां पर वो नहीं करेंगे। यहां पर वो कहता है पहले इन कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। ठीक है, तो 10% के हिसाब से हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले लिया, 1 रुपए का 0.909, 0.826, 0.751, 0.683। सर ये कैसे आया, कुछ नहीं सर जी,
1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू किया तो ये आ गया, एक बार और इक्वल टू किया तो 0.826 आ गया, एक बार और इक्वल टू किया तो 0.751 आ गया, एक बार और इक्वल टू किया तो 0.683 आ गया, राइट। फिर क्या किया, फिर मैंने इस CF80 के साथ मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। इस 1 लाख की आज की वैल्यू क्या है, इस 2 लाख की आज की वैल्यू क्या है, इस 3 लाख की आज की वैल्यू क्या है, मैंने निकाल ली सर। उसके बाद फिर सेम स्टेप रहेगा, फिर हम लोग निकालेंगे इसका क्यूमुलेटिव, ठीक है। जो हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है उसका क्यूमुलेटिव निकालेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोग कर रहे थे कि डायरेक्टली जो CF80 है उसका क्यूमुलेटिव कर रहे थे। यहां पर पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे CF80 का, फिर उसका क्यूमुलेटिव करेंगे, बस इतना फर्क है, ठीक है। बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम है। क्यूमुलेटिव किया, 5 लाख रुपए रिकवर करना था, 5 लाख रुपए रिकवर करना था सर। 3 साल से ज्यादा में रिकवर करोगे, 3 इयर्स प्लस 5 लाख टोटल रिकवर करना था। उसमें से 3 साल तक कितना रिकवर कर लिया, 481 400। बाकी का जो बचा है वो किस में से रिकवर करोगे, इसमें से रिकवर करोगे, CF80 ऑफ द 4th ईयर में से, उसकी प्रेजेंट वैल्यू में से, राइट। 273 200 में से आप रिकवर करोगे तो 3.068 ईयर्स आएगा। तो बस डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और पेबैक पीरियड में यही फर्क है कि वहां पे टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते थे, यहां पर हम लोग टाइम वैल्यू को कंसीडर करते हैं। क्लियर। अब अगली टेक्निक पे चल रहे हैं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज NPV। ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV टेक्निक। अब NPV टेक्निक क्या बताती है, NPV टेक्निक बताती है हमें नेट बेनिफिट फ्रॉम द वेरियस प्रोजेक्ट। हम 3-4 प्रोजेक्ट देख रहे हैं, मशीनरी A B C, हम देखते हैं कि सर नेट बेनिफिट कितना होगा। नेट बेनिफिट का मतलब क्या है कि टोटल कैश इनफ्लोज माइनस द टोटल कैश आउटफ्लोज, नेट बेनिफिट कितना होगा, राइट। बट ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है ये भी क्या है, ये भी टाइम एडजस्टेड टेक्निक है। तो यहां पर लेते हैं सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, अकेला कैश इनफ्लोज नहीं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, उसका टोटल करो, उसके बाद माइनस करो किसको, सिर्फ कैश आउटफ्लोज को नहीं, आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालो, फिर उनका टोटल करो, ठीक है। फिर उसको सब्ट्रैक्ट करो तो आपके पास आएगा नेट बेनिफिट, ठीक है जी। यहां से आएगा आपके पास नेट बेनिफिट, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस द सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, दिस इज माय नेट बेनिफिट, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, 0 पीरियड पे कैश आउटफ्लो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पीरियड पे कैश इनफ्लोज है, दे रखे हैं। अब इसकी अगर NPV निकालनी हो, मैंने प्रोजेक्ट 1 की सिर्फ निकाली है, तो दिस इज द स्टेटमेंट दैट यू कैन प्रिपेयर, ठीक है। पर्टिकुलर्स लोगे, ईयर लोगे, किस साल में वो ट्रांजैक्शन हो रही है, ईयर कौन सा, यहां पर लोगे एंड ऑफ ईयर, ठीक है। अगर कोई कैश फ्लो हमें बिगिनिंग ऑफ ईयर का दे रखा है तो आप पिछला साल का एंडिंग ले लोगे, राइट। कितनी अमाउंट, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है ऑफ ₹1 और उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है। यहां पर अगर प्रोजेक्ट 1 की बात करें तो 1 लाख हो रहा है 0 पीरियड पे, तो मैंने कहा जी कैश आउटफ्लो है, 0 पीरियड पर है, 1 लाख रुपए का है, और 0 पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा क्या होता है, 1 होता है, तो प्रेजेंट वैल्यू होगी 1 लाख। क्या कोई और कैश आउटफ्लो है, नहीं है सर। क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या सर अलग अलग पीरियड पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो सर अगर कैश आउटफ्लोज जो है वो अलग अलग पीरियड पे हो तो क्या करना होगा, कुछ नहीं करना सर, यहाँ पे उस साल का ईयर ले लेना है, उसकी अमाउंट ले लेनी है, फिर उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर यहाँ पे 0.909 आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू लोगे, सम कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अलग अलग पीरियड पे हो सकता है कैश आउटफ्लो, ठीक है, उसकी कोई घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी। उसके बाद सर कैश सम ऑफ कैश आउटफ्लोज ले लिया, फिर कैश इनफ्लोज लेंगे कि साल के 1 साल के एंड में कितना कैश इनफ्लो है, 1.5 लाख का, उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितने का, 1 रुपए का, कि 1 साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसकी आज की रेट में वैल्यू क्या है, 10% के अकॉर्डिंग। दूसरे साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसकी आज की रेट की वैल्यू क्या है, 0.826, तो थर्ड ईयर में ऐसे ही ले लेंगे हम लोग। प्रेजेंट वैल्यू निकाली, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकाला, और NPV क्या है, नेट बेनिफिट, दिस माइनस 1 लाख, ठीक है।
बहुत ही सिंपल सी चीज है। और सिमिलरली एनपीवी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द अदर प्रोजेक्ट्स, और जिस भी प्रोजेक्ट में हमें सबसे ज्यादा नेट बेनिफिट होगा वो प्रोजेक्ट हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सर ये जो कैश इनफ्लोज है ये क्या है? सर ये सीएफएटी है आपके, जो स्टेटमेंट ऑफ सीएफएटी हमने कही की थी बस वही है सर। आपने यहां पर हर एक साल का यहां पर सीएफएटी निकाला था, ये निकाला था, ये सीएफएटी, ये सीएफएटी, ये सीएफएटी, यही तो यहां पर लोगे सीएफएटी ऑफ ईयर 1, सीएफएटी ऑफ ईयर 2, सीएफएटी ऑफ ईयर 3। तो बनाना क्या है सर? कुछ नहीं, स्टेटमेंट ऑफ सीएफएटी तो बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ सीएफएटी बनाओगे तो बस वही सीएफएटी की स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में पुट कर देना, ठीक है जी। और सर कैश आउटफ्लोज अगर कैश आउटफ्लो ज्यादा हो रही है तो ये स्टेटमेंट ऑफ कैश आउटफ्लोज बनाओ हर साल की, तो वहां से आपके पास कैश आउटफ्लोज की आ जाएगी। क्या दिक्कत है सर? ठीक है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया एकदम। तो सिमिलरली एनपीवी हम लोग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट विद द हाईएस्ट एनपीवी हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब एक चीज और यहां पर समझना, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। मान लो कि 3 साल के आपको सीएफएटी दे रखे हैं 10,000 10,000 10,000, उसकी प्रेजेंट वैल्यू में निकालने को कहूं, सेम सीएफएटी है 3 साल के, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे 10% के हिसाब से, मान लो 0.909, 0.826 और 0.751, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कितनी आ रही है सर? 24,860। अब मैं एक ऑल्टरनेटिव वे बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं सर? अगर आपके पास, ध्यान से सुनना मैं क्या बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास सीएफएटी जो है वो इक्वल है हर साल के, तो आप वन शॉट में निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर? 10,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 3 ईयर्स, थर्ड ईयर नहीं कह रहा मैं, कह रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ऑफ 3 ईयर्स एट 10%। वो क्या होगा सर? वो होगा इसका सम टोटल, इसका सम टोटल करो जी, कितना आ रहा है? 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751, कितना आ रहा है सर? 2.486 आ रहा है। इसका सम टोटल कह रहा हूं मैं, इसका सम टोटल 2.486 आ रहा है। तो मैंने कहा 10,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। पहले मैंने वर्ड यूज किया था प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहा हूं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल, सम टोटल, ठीक है। तो ये भी वैल्यू मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू, ये कहां पर एप्लीकेबल होगा? ओनली इन केस ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। अगर हमारे पास कैश फ्लोज हर साल के इक्वल है तो वहां पर हम लोग इंडिविजुअली ईयर वाइज करने की बजाय हम टोटल प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकाल सकते हैं। सर क्या कैलकुलेटर पे निकाल सकते हैं इसको? बड़े आराम से निकाल सकते हैं सर, क्या दिक्कत है इसमें? क्या ही दिक्कत है सर? चलो सर कैलकुलेटर पे निकाल के दिखाओ ना, फिर तो मजा आए। चलो कैलकुलेटर पे निकालते हैं। मान लो 10% पे 3 साल का निकालना है, कैसे निकालोगे सर? ये 2.486 आनी चाहिए सर वैल्यू, अगर नहीं आई तो पिटाई कर देंगे हम। कैसे करोगे? पहला स्टेप वही रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.10, ठीक है। तो आपके पास क्या आया? 0.909 आया ना। इसे क्या करो, इसे ले जाओ आप मेमोरी में, मेमोरी प्लस, फिर से दबाओ क्या? फिर से दबाओ इक्वल टू, क्या आया? 0.826, इसे भी ले जाओ मेमोरी प्लस में, फिर दबाओ तीसरी बार 0.751, इसे भी ले जाओ कहां पर? मेमोरी में। अब क्या करना है? जितना भी मेमोरी में डाला था उसका टोटल करना है, तो क्या दबाएंगे? MRC कर लो सर। 2.486 आ गया ना? 2.486 आ गया या नहीं आ गया? अब तो नहीं पिटाई करोगे? चलो, तो ये इस तरह से हम लोग कैलकुलेटर पे भी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर्स भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है सर। वैसे तो एग्जाम में नॉर्मली आपको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स दिए जाते हैं, क्वेश्चन के साथ ही टेबल एक बनाकर दिया जाता है। नहीं दिया जाएगा तो कैलकुलेटर पे कैसे करना है मैंने वो भी सिखा दिया आपको। अब एक बहुत ही जरूरी पॉइंट समझना सर, अगर एनपीवी निकालने के टाइम पर इन्वेस्टमेंट जो भी कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको सब्सिडी दी गई हो, मान लो उसने कहा परचेज प्राइस है मशीनरी की 2 लाख रुपए की, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है 10,000 के, फ्रेट एंड कार्टेज है 30,000 का, सब्सिडी 10% दे रही है गवर्नमेंट और डेप्रिसिएशन 10% की है। अब ये ध्यान रखना है, हमने क्या कहा था? हमने कहा था सर ये जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फ्रेट एंड कार्टेज है ये हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग कैपिटलाइज करेंगे, मतलब ये वैल्यू ऑफ मशीनरी में ऐड करेंगे, होना चाहिए सर। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर होगी? 2,40,000 के ऊपर। लेकिन जब हम लोग सब्सिडी की बात कर रहे हैं, सरकार क्या आपको फ्रेट एंड कार्टेज के खर्चे के ऊपर सब्सिडी देगी?
सरकार क्या आपको इंस्टॉलेशन चार्जेस पे सब्सिडी दे रही है? नहीं सर, जो सरकार आपको सब्सिडी दे रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस 2 लाख के ऊपर दे रही है। सो सब्सिडी इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक वैल्यू ऑफ मशीनरी, याद रखना आपको, ठीक है। सब्सिडी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 लाख पे कैलकुलेट करेंगे, और अब क्योंकि सब्सिडी मिल गई, वैल्यू कम हो गई, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करोगे? 2,40,000 माइनस सब्सिडी का 10%, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्सिडी अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए तो। क्लियर है जी? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से करना सर इस पॉइंट को, अगर गड़बड़ की एग्जाम में तो पिटाई हो जाएगी। अब उसके बाद एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट हैविंग द अनइक्वल लाइफ्स, अगर लाइफ अनइक्वल हो प्रोजेक्ट की, जैसे कि एक प्रोजेक्ट 5 साल का है, दूसरा 8 साल का है, ठीक है, उसका एनपीवी निकालोगे। क्या एनपीवी को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो? 5 साल वाले को 8 साल? नो सर, 8 साल वाला ज्यादा चलेगा, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं? जो प्रोजेक्ट ज्यादा चलेगा ऑब्वियसली वो ज्यादा समय के लिए कैश फ्लोस कमा रहा है, उसका बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या करना होगा? अगर तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है सर, फिर तो सिंपल है। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के केस में क्या देखोगे सर? एनपीवी पॉजिटिव है, कर लो एक्सेप्ट। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट आ गए जहां पर आपको एक प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, दोनों में से एक करना है सिलेक्ट, वहां पर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो वहां पर हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसके स्टेप्स नोट कर लो सर। एनपीवी निकालेंगे नॉर्मल, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे, ठीक है, 5 साल का और 8 साल का, ठीक है जी, 5 साल का और 8 साल का प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लेंगे, एन्युटी फैक्टर लेंगे, एन्युटी फैक्टर लेंगे, याद रखना, ठीक है। 5 साल का जो भी परसेंटेज आपको दे रखा हो और 8 साल का जो भी परसेंटेज दे रखा हो। अब एनपीवी को डिवाइड कर देंगे इससे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा सर? 1 साल का एनपीवी आ जाएगा। आपके पास क्या आ जाएगा सर? 1 साल का एनपीवी आ जाएगा। अब कंपैरिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट एनुअल एनपीवी और द एनुअलाइज्ड एनपीवी। तो यहां पर अब कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एनपीवी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी सारे क्वेश्चन आपको एनपीवी पे देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस करना अच्छे से, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, राइट। कहीं पर भी अगर दिक्कत आ रही है मॉड्यूल में तो मेरी मॉड्यूल सीरीज अवेलेबल है आप लोगों के पास, अब जाओ जल्दी से ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा होगा। उस सीरीज में मैंने डिटेल में बता रखा है, एग्जाम्स के पास जाकर अभी 1 महीना भी अगर एग्जाम्स में है तब भी ज्वाइन करते हो तब भी बहुत फायदा होगा आपको। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, कैसे इंस्टीट्यूट चाहता है, क्या आप लोग कर सकते हो, राइट। इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद एक छोटी सी टेक्निक आई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की, या फिर जिसे बोलते हैं डिजायरेबिलिटी फैक्टर। अब 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स के हमें कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज के सम दे रखे हैं प्रेजेंट वैल्यू के, एनपीवी निकाला 1 लाख 1 लाख। सर जी जब एनपीवी था ही तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की जरूरत क्यों पड़ी? अब अगर प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी के अगर आप सिनारियो देखोगे वहां पर क्या है, एनपीवी बराबर है। अब जब एनपीवी बराबर है तो फिर डिसीजन मेकिंग कैसे करोगे? उसके लिए आया पीआई। पीआई क्या कहता है कि सर आपने अगर 1 लाख रुपए लगाया था अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से आपने 1 लाख रुपए लगाया था, उस 1 लाख को लगाकर आपने कमाया कितना? आपने कहा जी 2 लाख, मतलब दुगना कमाया। क्या कमाया? दुगना कमाया। यहां पे 5 लाख लगाकर 6 लाख कमाया। कितना कमाया सर? सिर्फ 1.2 टाइम्स ही कमाया सर। ये है 2 टाइम्स, ये है 1.2 टाइम्स। तो क्या बेटर हुआ सर? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए बेटर हुआ ना। हम जितना भी पैसा लगा रहे हैं हम उसका दुगना कमा रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट बी में हम दुगना नहीं कमा रहे हैं, हम सिर्फ 1.2 टाइम्स ही कमा रहे हैं। तो कौन सा बेटर है? प्रोजेक्ट ए बेटर है सर, ठीक है। तो अगर एनपीवी जो है बराबर आ जाए तो वहां पर डिसीजन मेकिंग हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये छोटी छोटी चीजें कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी हैं, अगर ये समझ लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगली टेक्निक एक और हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज आईआरआर। अब ये आईआरआर टेक्निक क्या है? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जहां पर मेरा नेट बेनिफिट जो है ना वो 0 होगा।
मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर बिजनेस कर रहा हूं, बिजनेस का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना मोटिव है सर, लेकिन साथ ही बिजनेस क्या चाह रहा है, बिजनेस कह रहा है यार पहले एटलीस्ट हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे पहुंच जाएं। मैं वो रेट ऑफ रिटर्न जानना चाह रहा हूं जहां पर मेरा बिजनेस जो है दैट विल बी इन अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी। अगर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होगी मतलब मेरा नेट बेनिफिट जो है वो जीरो होगा, नेट बेनिफिट जीरो होगा तो मेरा एनपीवी जीरो होगा, और अगर मेरा एनपीवी जीरो है तो मतलब मेरा सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज जो है वो मेरे सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज के बराबर होगा। ठीक है, तो आईआरआर यही कहता है हमें, आईआरआर हमें यही कहता है सर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। अब नॉर्मली जो आपके पास आईआरआर के क्वेश्चन आएंगे उन्हें सॉल्व कैसे करना है, कैसे करना है, आपको कैश इनफ्लोज दे रखे होंगे, आपको कैश आउटफ्लोज दे रखे होंगे, आपको क्या करना है, कैलकुलेट, फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट एनपीवी एट एनी रेट, एज्यूम एनी रेट और द रेट्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में आपको 10% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या है दे रखा होगा, 15% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्या है दे रखा होगा। ठीक है, तो जब आईआरआर निकालना है ना तो आप क्या करो, 10% के दे रखे हैं, 10% पे एनपीवी निकाल लो। आपको कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज दे रखे हैं, 10% पे आप एनपीवी निकाल लो, जैसे नॉर्मल एनपीवी निकालते हैं वैसे एनपीवी निकाल लो आप लोग। ठीक है, ठीक है सर निकाल लेंगे, नॉर्मल एनपीवी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके बाद गेम यहां से शुरू होती है। गेम क्या शुरू होती है कि अगर आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, अगर आपका एनपीवी जो है वो पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आईआरआर के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एनपीवी जीरो चाहिए सर। ठीक है, अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या करोगे, आप फिर हायर रेट लोगे, पहले अगर 10% लिया था तो आप 15% लोगे। ठीक है, फिर उस हायर रेट पे एनपीवी निकालोगे एंड देन द प्रीवियस वन एंड कैलकुलेट एनपीवी। अब आपका उस हायर रेट पे एनपीवी क्या आ रहा है, या अगर तो जीरो आ गया, मान लो पहले 10% लिया था फिर 15% लिया, अगर उस 15% पे आपका एनपीवी जीरो आ गया तो इसका मतलब है आपका आईआरआर 15% है। लेकिन सर जी अगर आपका एनपीवी, इफ द एनपीवी जीरो देन दैट इज योर आईआरआर। मान लो कि ये पहला रेट जो था आपने 10% लिया था, फिर आपने हायर रेट ले लिया 15% का, राइट, इस 15% पे अगर तो जीरो आ गया तो आपका आईआरआर 15% हो गया, बात खत्म होगी, वहीं पे क्वेश्चन खत्म है। लेकिन अगर आपका एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ गया फिर क्या करोगे, 10% पे क्या आया था, 10% पे मेरे पास पॉजिटिव आया था और 15% पे मेरे पास क्या आ गया सर, नेगेटिव आ गया। अब क्या करोगे, मुझे एनपीवी चाहिए क्या, मुझे जीरो चाहिए, ना तो मुझे पॉजिटिव चाहिए ना तो मुझे नेगेटिव चाहिए। अब मेरा एनपीवी इन दोनों के बीच में होगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मेरा एनपीवी कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में फ्लोट करेगा। कैसे निकालूंगा, इंटरपोलेशन से। इंटरपोलेशन कैसे की जाती है, मान लो एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा जी 29% पे जब मैंने रेट 29% लिया डिस्काउंटिंग रेट तो मेरा एनपीवी आ रहा था 12,210 का, पॉजिटिव एनपीवी है। अब पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक हायर रेट लेना पड़ेगा सो दैट नेगेटिव आ जाए। ये जो रेट और एनपीवी है ना इनका इनवर्स रिलेशनशिप है, याद रखना हमेशा, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, मैं यहां पे एक लाइन लिख देता हूं आप लोगों के लिए, इनवर्स रिलेशनशिप, ये हमेशा याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंटिंग रेट एंड एनपीवी। अगर डिस्काउंटिंग रेट बढ़ाओगे तो एनपीवी आपका कम होगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन डिस्काउंटिंग रेट एंड एनपीवी, ये हमेशा याद रखना, इनवर्स रिलेशनशिप है सर। चलो तो अब इंटरपोलेशन पे आते हैं वापस। मैंने कहा 29% रेट लिया तो पॉजिटिव आया, फिर मैंने 41% लिया, 41% पे मेरा नेगेटिव 380 आ गया। अब आईआरआर कैसे निकलेगा, मैंने कहा इससे मुझे पता चल गया कि मेरा आईआरआर जो है ना वो 29 और 41 के बीच में रहेगा। क्यों पता चल गया सर, क्योंकि मेरा एनपीवी जो है यहां पर एनपीवी जीरो चाहिए सर। मैंने कहा कैसे पता चलेगा, चलो बड़ा आसान है, मैंने कहा अगर 12% का मैंने रेट चेंज किया तो मेरा एनपीवी कितने से चेंज हो रहा है, दोनों का डिफरेंस किया 1221 माइनस माइनस 380, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 12,590। ठीक, फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा अगर मेरा एनपीवी 12,590 से चेंज हो रहा है तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट 12 से चेंज होता है।
12% से। अब मुझे चेंज कितना चाहिए, मुझे तो ये वाला चेंज चाहिए कि मेरा एनपीवी 210 से 0 पे चला जाए। तो इस चेंज के लिए मुझे डिस्काउंटिंग रेट कितना चेंज करना पड़ेगा, दैट विल बी 12 डिवाइडेड बाय 12,590 इंटू 12,210। 11.64% का मेरा डिस्काउंटिंग रेट मुझे अप करना पड़ेगा, मतलब 29% प्लस। तो आईआरआर क्या आएगा 29 से यहां की जर्नी प्लस की तरफ चल रही है, प्लस 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 कितना 11.64%। ये इंटरपोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या किया मैंने, कहा जी ये जो डिफरेंस है 12% का है, इसके लिए एनपीवी कितना चेंज हो रहा है 12,590 से। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जी अगर मेरा एनपीवी 12,590 रुपए से चेंज हो रहा है तो मेरा डिस्काउंटिंग रेट 12% से चेंज हो जाता है। मुझे एनपीवी में चेंज चाहिए कितना, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा डिजायर्ड चेंज। डिजायर्ड चेंज है कि 12,210 से 0 पे चला जाए, तो इसका डिफरेंस कितना 12,210। तो उसके लिए परसेंटेज में कितना चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये किया सर 11.64%। तो 29% प्लस 11.64 आईआरआर आएगा 40.64। एक चीज ध्यान रखना यहां पर आईआरआर की केस में, अगर आप डिफरेंट रेट्स ले रहे हो, ठीक है, मान लो इंस्टीट्यूट ने 10 और 15 लिया, आपने 10 और 14% लिया है, अगर डिफरेंट रेट्स ले रहे हो तो आईआरआर वेरी कर सकता है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आपका आईआरआर थोड़ा सा वेरी कर सकता है ड्यू टू द रेट्स। सर क्या रेट्स हमें कुछ भी एज्यूम करने पड़ेंगे, देखो नॉर्मली मैंने क्या बताया है, रेट्स आपको एग्जाम में गिवन होंगे। आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के नीचे एक टेबल दिया गया होगा कि 10%, 12%, 15%, 16%। तो आपने जब आईआरआर लेना है तो आपको वहीं से पता चल जाएगा कि भैया इन्हीं रेट्स में से हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। पहले 10% ले लो, पॉजिटिव आ रहा है तो 16% ले लो, नेगेटिव आएगा ही आएगा, या जीरो आ जाएगा या नेगेटिव आ जाएगा, बस ये सबसे बड़ा हिंट होता है क्वेश्चन में नॉर्मली। अगर नहीं दिया फिर तो कुछ नहीं सर, फिर तो जो मर्जी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। बट इंस्टीट्यूट जो है वो इतना ओपन एंडेड छोड़ता नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये है हमारे पास आईआरआर। अब एक चीज याद रखना सर आईआरआर के केस में, कि अगर एनपीवी और आईआरआर में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए, एनपीवी कह रहे हैं प्रोजेक्ट ए बेटर है, आईआरआर कह रहे हैं प्रोजेक्ट बी बेटर है, दोनों की लड़ाई हो जाए, तो कौन जीतता है, सर एनपीवी बेटर है। क्यों, एनपीवी को हमेशा तवज्जो ज्यादा देनी है। उसका कारण क्या है कि सर एनपीवी जो हमें बेनिफिट बता रहा है ना, वो हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में बेनिफिट बता रहा है। आईआरआर हमें परसेंटेज टर्म्स में सिर्फ इतना बता रहा है कि नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे कहां होंगे, राइट। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन एनपीवी एंड आईआरआर तो कौन जीतेगा, एनपीवी हमेशा विजयी भव रहेगा, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों को। चलो, तो एक लास्ट टॉपिक और है हमारे पास, दैट इज मॉडिफाइड आईआरआर और द टर्मिनल रेट ऑफ रिटर्न। कह रहा है सर आपके पास कैश आउटफ्लो है 1,000 रुपए का 0 पीरियड पे, फिर फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे कैश इनफ्लोज है 500 500 500 के। अब मॉडिफाइड आईआरआर में क्या कहते हैं, कहता है जो पहले साल में कमाया ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी, इस पहले साल के कैश आउटफ्लोज को 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो। मैंने क्या कहा, इन्वेस्ट द कैश इनफ्लोज फॉर द रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट टू गेट द वैल्यू एट द एंड। मान लो कि इसको 10% के हिसाब से हम इन्वेस्ट करते हैं, तो इस 500 की वैल्यू ईयर 2 पे कितनी हो जाएगी 550 हो जाएगी, और ईयर 3 पे कितनी हो जाएगी, ईयर 3 पे हो जाएगी 550 प्लस 10% 605। तो मैंने क्या कहा कि ईयर 1 का जो कैश फ्लो था उसकी वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर 3 मैंने उसको 2 साल के लिए ना इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को मैंने उसकी प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाली, मैंने कहा उसको मैंने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे, 10% कमाया उसमें से, तो एट द एंड ऑफ ईयर 3 इस कैश फ्लो की वैल्यू कितनी हो गई 605। ये जो सेकंड पीरियड का था ये 550, इसको मैंने 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया 10% पे, तो ईयर 2 वाले की वैल्यू हो गई 550, ईयर 3 वाला 500 ही रहेगा। अब मैंने क्या किया, जितने भी आपके ये कैश फ्लोज थे सारे के सारे कैश फ्लोज उठाकर मैंने क्या कर दिया, ईयर एंड पे ले गया। अब एक कैश फ्लो में कन्वर्ट कर दिया कि 1655, दिस इज नोन एज टर्मिनल वैल्यू। तो हुआ क्या, मेरे पास ना तो यहां पर कोई पैसा बचा, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया था, वो तो ईयर 3 पे चला गया पैसा, ना ईयर 2 पे मेरे पास कोई पैसा बचा, वो भी मैंने इन्वेस्ट कर दिया था, ईयर 3 पे चला गया। अब जितना भी कैश इनफ्लो है मेरा कहां पर है, ईयर 3 पे है सारा के सारा। अब मेरे पास एक कैश आउटफ्लो है 0 पीरियड पर, एक कैश इनफ्लो है 3rd पीरियड पर।
उससे आईआरआर निकालना है। कैसे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज करोगे। कैश इन इसको कैसे लिख सकते हैं? कैश इनफ्लोज इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, 3 इयर्स नहीं, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर नहीं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ ओनली एंड ओनली द थर्ड ईयर, सिर्फ तीसरे साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेंगे। समझ में आई बात? एट आर परसेंटेज। क्यों? क्योंकि हमारे कैश फ्लोज फर्स्ट और सेकंड पीरियड पे तो कैश फ्लो ही नहीं है ना सर, अब वो तो सारे तीसरे साल पे भेज दिए मैंने, अब सिर्फ और सिर्फ तीसरे साल पे है। इक्वल टू 1000, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ जाएगा 0.604। फिर आपको टेबल गिवन होगा कि सर कितने परसेंटेज पे थर्ड ईयर में आपको परसेंटेज गिवन होगी, 10%, 20%, 30%, ऐसे टेबल गिवन होगा। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर में अगर यहां पर 0.604 मिल गया, क्योंकि थर्ड ईयर का कर रहे हैं ना हम लोग, तो थर्ड ईयर में अगर ये मिल गया तो इसका मतलब है आपका आईआरआर, MIRR कितना हो गया? 20%। ठीक है, तो MIRR कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो ये एक अलग टॉपिक है MIRR का, कम पूछा गया सर, ये बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन MCQ में पूछा जा सकता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है विच इज नोन एज कैपिटल राशनिंग। ठीक है, वो टॉपिक क्या कहता है? कैपिटल राशनिंग का एक टॉपिक है, मैं आपको इंपॉर्टेंट पार्ट सारा करवा रहा हूं। कैपिटल राशनिंग का टॉपिक क्या कहता है? कैपिटल राशनिंग इज अ प्रोसेस वेयर बाय द लिमिटेड फंड्स अवेलेबल are allocated amongst the financially viable projects which are not mutually exclusive under consideration so as to maximize the wealth। वो कह रहा है सर आपके पास ना 5 प्रोजेक्ट थे, P1, P2, P3, P4 एंड P5, 5 प्रोजेक्ट थे, ये सारे के सारे क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है। कैपिटल राशनिंग वही होगा जहां पर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है। अब इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? वो कह रहा है P1 में 50 लाख की, इसमें 50 लाख की, इसमें 40 लाख की, इसमें 60 लाख की और इसमें 40 लाख की, तो टोटल कितना हो गया? 100 और 100 200, 240 हो गया, टोटल 240। आपके पास अमाउंट अवेलेबल कितना है? आपके पास अमाउंट अवेलेबल कितना है? अमाउंट अवेलेबल है 200। अरे सर अब प्रॉब्लम होगी, अब क्या करेंगे? आपके पास मान लो 220 है, अमाउंट अवेलेबल 220 है सर, अब क्या करोगे? कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे? तो वहां पर कैपिटल राशनिंग आता है कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट, कौन कौन से प्रोजेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स हमें ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, हम वो वाले प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, P1 हो सकता है ज्यादा बेनिफिट दे रहा हो, P3 ज्यादा दे रहा हो, P4 ज्यादा दे रहा हो, P5 ज्यादा दे रहा हो, P2 उतना बेनिफिट ना दे रहा हो। बेनिफिट टर्म्स ऑफ NPV हो सकता है सर, अगर 1 रुपया पॉकेट से लग रहा है तो उसमें कितना बेनिफिट हो रहा है। जो भी प्रोजेक्ट हमें ज्यादा बेनिफिट देंगे हम वो प्रोजेक्ट्स के कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करेंगे। सर कॉम्बिनेशन, यस, क्योंकि कैपिटल राशनिंग मैंने क्या कहा, वो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट के केस में ही लगेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में नहीं लगता सर कैपिटल राशनिंग। यहां पर एक चीज और देखनी पड़ेगी हमें कि प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट डिविजिबल हैं या इनडिविजिबल है। ठीक है, यहां पे प्रोजेक्ट्स को और भी देखना पड़ेगा कि वेदर द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल और वेदर द प्रोजेक्ट्स आर नॉन डिविजिबल। सर मतलब क्या? डिविजिबल का मतलब है कि पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन इट बी एक्सेप्टेड, पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी एक्सेप्टेड। ठीक है, कैन बी एक्सेप्टेड। और जो नॉन डिविजिबल है उसमें क्या है सर? ईदर फुल प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, ईदर फुल प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। सर हम आधा अधूरा प्रोजेक्ट नहीं ले सकते। डिविजिबल का मतलब क्या है कि आपके पास प्रोजेक्ट है 500 किलोमीटर हाईवे बनाने का, लेकिन फंड्स नहीं है, सरकार कह रही है चलो 500 नहीं आप 300 किलोमीटर आप बना दो, बाकी 200 किलोमीटर किसी से बनवा लेंगे। ये क्या है? डिविजिबल। आप पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। नॉन डिविजिबल क्या है? बिल्डिंग बनानी है, वो कह रहा है यार पूरी बिल्डिंग बनाओगे, ये थोड़ी ना एक फ्लोर बना के दे दोगे, या तो पूरा प्रोजेक्ट ले लो या पूरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो। ठीक है, उसके ऊपर आपका कॉम्बिनेशन डिपेंड करेगा। एक इलस्ट्रेशन मॉड्यूल में है, वो कर लेना बस, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, यू नो, ठीक है, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, इतना ही चैप्टर है। सारे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैंने करवा दी है। अब आप लोगों की कोशिश सबसे पहली ये रहनी चाहिए कि ICI मॉड्यूल पूरा कवर कर लो। उसके लिए मैंने ICI मॉड्यूल सीरीज आपको दे रखी है, प्लीज ज्वाइन दैट, उसका फायदा उठाओ, आप लोगों को डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। 60+ की जर्नी आप आराम से तय कर सकते हो उसके साथ। ठीक है जी, अगला चैप्टर हम लोग जो उठाएंगे दैट विल बी द चैप्टर वेरी सिंपल, दैट इज लीवरेजेस।
छोटा सा चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, उसमें मैं आप लोगों को जो भी टेक्निकलिटीज है आई विल एक्सप्लेन, समझा दूंगा, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।